Hello friends, welcome to the Civil Engineering Study YouTube channel, and today we will discuss from question number 63. First question is rivet value is equal to A strength of rivet in shearing, B strength of rivet in bearing, C strength of rivet in tension या फिर D minimum of A and B. ठीक है, तो रिवेट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम ऑफ शेयरिंग वैल्यू ऑफ बोल्ट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या फिर टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो इसमें जो भी स्ट्रेंथ मिनिमम होगा बोल्ट का, वही उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिवेट वैल्यू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। एक्चुअली अगर सी भी इंक्लूड करें तो कोई टेंशन नहीं है, ए बी सी तीनों ही रिवेट, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही रिवेट वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूलर्स फार्मूला फॉर अ कॉलम इज वैलिड फॉर। यूलर्स का फार्मूला होता क्या है, तो ये होता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टील में ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये तभी यूज़ कर सकते हैं हम जब स्लेंडरनेस रेशियो हमारा 89 से ज़्यादा हो। ठीक है, ये यूलर्स कर्व है 89 तक, ये कर्व स्ट्रेट जाता है और उसके बाद ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यूज़ कर सकते हैं हम वेल लैम्डा इज ग्रेटर देन 89 या फिर कहें लार्ज स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन मॉडुलस एंड द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ अ सेक्शन आर Z and S respectively, then its shape factor is। ठीक है, प्लास्टिक मॉडुलस दिया हुआ है और इलास्टिक मॉडुलस दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें शेप फैक्टर बताना है, तो शेप फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लास्टिक मॉडुलस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, केस क्या है, केस है प्लास्टिक मॉडुलस और जो सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक के लिए है वो है Z। आंसर हो जाएगा डी। Next question, when a nut is tightened on the bolt, the nature of stress in the bolt is compressive, tensile, bending और shearing। ठीक है, तो जैसे ही नट को हम टाइट कर रहे हैं बोल्ट में, तो किस नेचर का स्ट्रेस डेवलप होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, एक नट को बोल्ट पे टाइटन किया जा रहा है, एक मेंबर से, बीच में एक मेंबर है। ठीक है, तो जैसे ही हम बोल्ट को ऊपर लेके जाते हैं इसके शैंक सरफेस से, तो ये मेंबर पे कंप्रेस करता है ये बोल्ट, और मेंबर जो है इस पे फोर्स लगाएगा, और जो हेड पे जो डेवलप होगा स्ट्रेस वो होता है टेंसाइल। ठीक है, बोल्ट ऊपर जाने लगता है, तो आंसर हो जाएगा टेंसाइल। टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है बोल्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन इनफोर्समेंट इन बीम्स शैल नॉट एक्सीड। तो बीम्स में जो मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 0.04 इंटू बी डी। ठीक है, डी एक्चुअल में ग्रॉस एरिया, जो फुल डेप्थ होता है, इफेक्टिव डेप्थ का यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन फुल डेप्थ होगा, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन जब बंडल्ड बार्स यूज करते हैं तो क्या होता है, 6% हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ए। बंडल्ड बार्स का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आंसर ए होगा, 4%। और मिनिमम स्टील जो हम यूज करते हैं वो कितना होता है, 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई। ठीक है, यहाँ पे डी कौन सा होगा, इफेक्टिव डेप्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज मोर डिजायरेबल इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, या बी एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर, या फिर सी इक्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर, या डी नन ऑफ अबव। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ए। ठीक है, मार्क नहीं किया हुआ है, आंसर होगा ए। कैसे होगा, तो सिलिंड्रिकल पाइप है, इंटरनल प्रेशर जब डेवलप होता है तो क्या होता है, इसमें हूप टेंशन जो है इसके सिलिंड्रिकल सरफेस पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, और टेंशन जैसे ही रेजिस्ट करने की बात आएगी तो इसमें हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजायरेबल होता है इसके लिए। प्री स्ट्रेस कंक्रीट हम ज़्यादा इसी के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनल प्रेशर में हूप टेंशन डेवलप होता है, ये हमें याद रखना है, इसलिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum tensile steel in RCC beam needs to be provided to control excessive deflection, control surface cracks, prevent sudden failure, या फिर डी नन ऑफ अबव। तो इसमें पूछ रहा है मिनिमम टेंसाइल स्टील जो हम इस आरसीबी बीम में प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान में रखना होगा कि मिनिमम स्टील जब हम प्रोवाइड करते हैं उसका क्या रीज़न होता है, और मैक्सिमम स्टील जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या रीज़न होता है। ठीक है, मिनिमम स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर कहें एएसटी मिनिमम, या फिर स्पेसिंग बिटवीन स्टील बार्स जो मैक्सिमम होगा एस मैक्स। ठीक है, इसमें ही दोनों केस में स्टील कम आ रहा है। ठीक है, एसटी मिनिमम तो वैसे ही पता चल रहा है, एस मैक्स में कैसे कम आ रहा है, क्योंकि स्पेसिंग हम मैक्सिमम दे रहे हैं, इसलिए बार हमारे कम यूज होंगे, तो एएसटी भी कम होगा, एरिया ऑफ स्टील। तो ये हम देते हैं क्रैक कंट्रोल के लिए। ठीक है, ज़्यादा क्रैक नहीं आए, तो कम से कम स्टील होगा तो क्रैक कम आएगा। ठीक है, और ज़्यादा स्टील जब यूज़ करेंगे, या एएसटी मैक्सिमम बोले या स्पेसिंग मिनिमम बोले या फिर डाया ऑफ स्टील मैक्सिमम हो, सारे केस में स्टील ज़्यादा यूज़ हो रहा है एसटी मैक्सिमम। तो ये किस लिए देते हैं, बेटर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट के लिए। ठीक है, ताकि कंक्रीट अच्छे से कॉम्पैक्ट हो सके। तो ये दो रीज़न होता है। यहाँ पे हम पूछ रहा है मिनिमम टेंशन स्टील, तो ये क्रैक कंट्रोल के लिए यूज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल सरफेस क्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेंथ कैन बी इंश्योर्ड इन अ बीम बाय प्रोवाइडिंग। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। शियर स्ट्रेंथ हम बीम में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम स्टिरप्स यूज करते हैं। ठीक है, आंसर होगा डी, बाइंडिंग वायर ऑन मेन बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शियर स्ट्रेंथ पे। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, ये भी कुछ डिफरेंस नहीं लाएगा। राउंडेड एग्रीगेट्स, इससे तो ऐसे ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ हम स्टिरप से प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन, प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पैन्स। ठीक है, तो दोस्तों टू वे स्लैब्स में जो डिफ्लेक्शन होता है स्लैब में, वो कंट्रोल होता है शॉर्ट स्पैन से। ठीक है, फंक्शन होगा शॉर्ट स्पैन का। जब भी जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो शॉर्ट स्पैन लेकर के ही यूज करते हैं टू वे स्लैब में। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल टायर्स इन आरसीसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। लेटरल टायर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं आरसीसी कॉलम में, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, शियर रेजिस्ट करने के लिए, या फिर बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, क्या रेजिस्ट करने के लिए यूज होता है। तो लेटरल टायर्स जो का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। सबसे मेन फंक्शन इसका यही होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बकल ना हो, उसको ये टाइटली होल्ड करके रखता है लेटरल टायर्स। ठीक है, लेटरल टायर्स कहें या स्टीरअप कहें, कॉलम्स में इसे लेटरल टायर्स बोल देते हैं। ऐसे जो बीम में या फिर और कहीं यूज करेंगे तो उसे स्टीरअप बोलते हैं। ठीक है, और जब ये हेलिकल आ जाता है तो इसे हेलिकल टायर बोल देते हैं। तो लेटरल टायर्स का दूसरा फंक्शन क्या है, टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट एट पोजीशन। ठीक है, दो फंक्शन इसका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के लिए। और तीसरा टू एनहांस रेजिस्टेंस अगेंस्ट शियर एंड टॉर्शन। ये थोड़ा थर्ड रीजन थोड़ा कट गया है, ये मैं बोल दे रहा हूँ, टू एनहांस रेजिस्टेंस अगेंस्ट शियर एंड टॉर्शन। ठीक है, शियर और टॉर्शन दोनों में ही ये जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर reinforced कंक्रीट शैल नॉट बी लोअर देन। ठीक है, reinforced कंक्रीट में के लिए हम मिनिमम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं, तो ये फैक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, M20 होता है। M20 से मिनिमम कोई आरसीसी डिजाइन में कोई भी नहीं यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्चुअली लोडेड स्पाइरली reinforced short column the concrete inside the core is subjected to। ठीक है, एक्चुअली लोडेड स्पाइरली रिइंफोर्स्ड शॉर्ट कॉलम है, एक्चुअली लोडेड हो रहा है और रिइंफोर्समेंट कैसा है, स्पाइरल रिइंफोर्समेंट है, शॉर्ट कॉलम है। तो कंक्रीट में किस तरह का कंप्रेशन होगा, बेंडिंग एंड कंप्रेशन, सॉरी बाई एक्शियल कंप्रेशन या फिर ट्राई एक्शियल कंप्रेशन। तो इसमें आंसर होगा ट्राई एक्शियल कंप्रेशन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जब भी शॉर्ट कॉलम में जो कंक्रीट अगर कॉलम जो है एक्सियली लोडेड होगा तो कंक्रीट में कैसा कंप्रेशन आता है, ट्राई एक्सियल कंप्रेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ reinforced कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग। ठीक है, इनिशियल टेंडेंट मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस,
टेंजेंट मॉडुलस या फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, एलएसएम में जो हम लोग यूज करते हैं डिफ्लेक्शन, तो वो किससे डिराइव होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ईसी और ईएल। ईसी का वैल्यू क्या होता है? 5000 न्यूटन एफसी के, और लॉन्ग टर्म का क्या होता है? ईसी इज इक्वल ईएल इज इक्वल टू ईसी अपॉन 1 प्लस थीटा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, fully pre-stressed concrete beam resists all the vertical loads by pre-stress, live loads by pre-stress, part of the loads by pre-stress, या फिर D, none of the above। तो पहले हम पता करते हैं फुल्ली प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम होता क्या है, किसे बोलते हैं? तो वो वैसा बीम होता है जिसमें जो भी वर्किंग लोड आ रहा है वो कम्प्लीटली रेजिस्ट किससे होता है? प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से ही रेजिस्ट हो जाता है। ठीक है, वर्किंग लोड जो पूरा किससे रेजिस्ट होगा? प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल द वर्टिकल लोड्स बाय प्री स्ट्रेस। तो जितना भी वर्टिकल लोड आ रहा है वो प्री स्ट्रेस फोर्स से ही रेजिस्ट होगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन द रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, 15, 25, 35 या फिर D50। तो ये 2 स्लैब्स के लिए पूछ रहा है L बाई डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टेबल में शो किया हुआ है L50 बाई डी, कैपिटल डी जो होगा यहाँ पे टोटल डेप्थ लेते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? तो ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब और कंटिन्यूस स्लैब में सबका अलग केस है। माइल्ड स्टील और HYSD बार सबके लिए अलग केस है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है कि माइल्ड स्टील यूज हो रहा है या HYSD, तो हम माइल्ड स्टील के हिसाब से ही चलेंगे। ऑप्शन में भी माइल्ड स्टील के हिसाब से दिया हुआ है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स में, सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स में क्या वैल्यू होती है L50 बाई डी की? 35 से कम होनी चाहिए। और जब ये HYSD में यूज होगा तो ये 28 हो जाएगा। कैसे होता है? 35 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब टोटल वैल्यू है। ठीक है, तो मेन हम याद रखना है हमें कि 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी माइल्ड स्टील में होगा HYSD में उसका 0.8 टाइम्स होगा। और कंटिन्यूस या फिर फिक्स स्लैब के केस में क्या होगा? 40 होता है माइल्ड स्टील के केस में, और HYSD के केस में क्या हो जाएगा? 32। 0.8 से मल्टीप्लाई किया है 40 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइल्ड स्टील कंसिडर किया है तो आंसर हो जाएगा 35 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सॉरी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड एट। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब में हम अल्टरनेट बार कहाँ पे कर्टेल करते हैं या कट करते हैं? स्पैन बाय 5 लेंथ पे, स्पैन बाय 6 पे, स्पैन बाय 7 पे, या फिर स्पैन बाय 8 पे। आंसर हो जाएगा सी, स्पैन बाय 7 लेंथ पे, या फिर 0.15 एल पे फ्रॉम सपोर्ट से। ठीक है, सपोर्ट से 0.15 एल तक बार को कर्टेल कर देते हैं, यानी कट कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है, कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट लेकर चलेंगे हम। सपोर्ट्स के फेस से लेकर के 0.15 एल तक बार को हम कर्टेल कर देते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। Next question, in a under reinforced section, the value of actual neutral axis and the critical neutral axis XC are related as। actual neutral axis XA है और critical XC। अंडर reinforced section की बात हो रही है, तो पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस सेक्शन में क्या होता है। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस जो है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वो बीच में आ जाती है। ठीक है, और ओवर reinforced सेक्शन होता है तो क्या होता है? स्टील ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो x से ग्रेटर देन x हो जाता है किस केस में? ओवर reinforced सेक्शन में। लेकिन जैसे कि अंडर reinforced सेक्शन की हम अगर बात करते हैं तो उसमें स्टील कम यूज हो रहा है, अंडर reinforced है, तो वैसे में क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस जो है बैलेंस से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, तो x से लेस देन x हो जाता है अंडर reinforced सेक्शन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि x से लेस देन एक्सी जैसा कोई ऑप्शन है नहीं। x से ग्रेटर देन एक्सी ये ओवर इनफोर्स के लिए, x इज इक्वल टू एक्सी ये इसके लिए बैलेंस सेक्शन के लिए।
x से ग्रेटर देन 2x के कोई किसी सेक्शन के लिए नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, x से लेस देन x के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉलम्स लैप लेंथ इज केप्ट एज, कॉलम्स में लैप लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ, ग्रेटर देन डेवलपमेंट लेंथ, लेस देन डेवलपमेंट लेंथ, या फिर टी नन ऑफ दीज। तो कॉलम्स की बात हो रही है, कॉलम्स में क्या होता है भाई, कॉलम्स में कंप्रेशन होता है। तो लैप लेंथ हमारे तीन केस के लिए डिफाइन होता है, बेंडिंग टेंशन के लिए जब बार्स यूज हो रहे हैं, जब बार्स यूज हो रहे हैं डायरेक्ट टेंशन में, या फिर बार्स कंप्रेशन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो तीनों केस में वैल्यू अलग होती है। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन के केस में एल डी लैप लेंथ, मिनिमम लैप लेंथ जो होगा वो एल डी होगा, या फिर 24/5 मिनिमम से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। 5 मिनिमम मतलब जो छोटा डाया का बार हम यूज कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले में डालना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो वैल्यू होगा लैप लेंथ का। आंसर हो जाएगा ए, इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ पे बेंडिंग टेंशन के केस के लिए अलग होता है, एल डी इज इक्वल टू एल डी या 35 होगा बेंडिंग टेंशन के लिए। डायरेक्ट टेंशन के लिए क्या होता है 2LD और 35, इसमें जो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, कॉलम्स के लिए कंप्रेशन के लिए क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ lateral ties in RCC columns should not exceed the least lateral dimension 16 times the diameter of longitudinal bars, या फिर 300 mm, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो लेटरल टाइज मैक्सिमम उसका स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, पिच कहें या मैक्सिमम स्पेसिंग कहें, मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, या फिर 300 mm। ठीक है, जो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी स्लैब शुड नॉट बी मोर देन, मेन बार में आरसीसी स्लैब में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए मेन बार के लिए, 3 times the effective depth of the slab or 300 mm, 4 times the effective depth of the slab or 450, 3 times the total depth of the slab or 300, या फिर 300 mm। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए स्लैब में, ये मिनिमम होगा 3D और 300 mm इसके लिए मेन इन्फोर्समेंट के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 5D और 300 mm। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट के लिए अभी जो एक नया अमेंडमेंट आया है उसमें क्या ये 450 mm को चेंज करके क्या कर दिया गया है 300 mm कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 3 times the effective depth of the slab और 300 mm whichever is less, दोनों में जो कम होगा वो यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेंसाइल इन्फोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स इज गिवन बाय, मैक्सिमम टेंसाइल इन्फोर्समेंट की हम पहले भी बात कर चुके हैं, आंसर हो जाएगा 4%, 0.04 B into कैपिटल डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरसीसी स्लैब्स स्पेसिंग ऑफ श्रिंकेज एंड टेम्परेचर बार्स शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स, श्रिंकेज और टेम्परेचर बार कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को ही हम श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स बोलते हैं। ठीक है, श्रिंकेज और टेम्परेचर में ये फिट करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊपर हमने देखा था, आंसर हो जाएगा सी, 5 times इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 450 mm whichever is less। एक्चुअली 300 mm हो गया है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 450 mm वाला यूज होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन आरसीसी बीम्स व्हेन द डेप्थ एक्सीड्स। ठीक है, साइड फेस रीइंफोर्समेंट हम कब डालते हैं बीम में, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 0.1% ऑफ वेब एरिया में हम प्रोवाइड करते हैं ये साइड फेस रीइंफोर्समेंट, और ये बोथ फेस में होता है। ठीक है, कब प्रोवाइड करते हैं, जब डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होगी तब हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट डालेंगे, वो भी कब, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क या टॉर्शन बीम पे एक्ट नहीं कर रहा हो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा हो बीम पे तो वो डेप्थ घटकर कितना हो जाता है 450 mm। ठीक है, 450 mm से ज़्यादा अगर डेप्थ होगी और टॉर्क भी एक्ट कर रहा है तो उस केस में हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्शन की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन अ रेक्टेंगुलर आरसीसी कॉलम्स इज,
तो मिनिमम कितना बार हम प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम बार जो हम प्रोवाइड करते हैं वो रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 होता है, ठीक है, और सर्कुलर कॉलम में 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन आरसीसी सर्कुलर कॉलम, तो सर्कुलर कॉलम में कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो आरसीसी के हैं वो मेनली फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है, फैक्ट है, जो कोड पे है, कोड बेस्ड के हैं या फॉर्मूला बेस्ड के हैं, ठीक है, सब सिंपल क्वेश्चन है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा बी और 88 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग द पेरिफेरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स कितना मैक्सिमम होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सी 300 mm, ठीक है। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों ही केस में शो किया हुआ है, ये जो पेरीफेरी कहें या सर्कमफ्रेंस कहें दोनों ही केस में मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी 300 mm, ठीक है, दो एडजेसेंट बार के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 300 mm होगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 250, 300 या फिर 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग वर्क की बात हो रही है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए कंक्रीट का। तो प्री स्ट्रेसिंग वर्क हम दो तरह से करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग से, ठीक है। तो पोस्ट टेंशनिंग में जो मिनिमम ग्रेड यूज करते हैं कंक्रीट का वो होता है M30, और प्री टेंशनिंग में क्या होता है वो M40 होता है, ठीक है। तो पोस्ट टेंशनिंग की हम बात करें वो कम हो रहा है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है कंक्रीट का ग्रेड, आंसर हो जाएगा सी 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन हम देख सकते हैं यहाँ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन पर mm स्क्वायर का, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, मार्किंग किया हुआ।